बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग पारंपरिक खेती तो करते ही हैं और इस बारे में हम अपने कार्यक्रम में बातें भी करते रहते हैं। ये भी बातें करते हैं कि अगर वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाए तो ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन आज हम लोग पारंपरिक नहीं, कुछ अलग करने के बारे में बातें करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में मछली पालन के विकास के लिए 4 नई योजनाएं। गढ़वा के किसान मोटे अनाज की खेती के लिए ले सकते हैं कई अनुदानित सुविधाएं। पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद लेट ड्रम हेड। अब समाचार विस्तार से। जिला हजारीबाग में मछली पालन के विकास के लिए 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें निजी तालाब में मोबाइल बेस्ड IoT उपकरण देना, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए पहचान पत्र बनाना, निजी तालाब में मछली सह बत्तख पालन और पोर्टेबल हैचरी, शेल्टर हाउस सह स्टोर रूम एवं जल आपूर्ति के लिए पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराना है। इस सभी योजनाओं में अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ देने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय हजारीबाग में 26 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। गढ़वा जिला में मोटे अनाज की उपज और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोर्स सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गढ़वा के किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें मेज सेलर, सूक्ष्म पोषक तत्व, लाइम, डोलोमाइट, जैविक कीटनाशी, रासायनिक कीटनाशी और खरपतवार नाशी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गढ़वा के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान पोषण वाटिका लगाए हुए हैं या लगाना चाहते हैं, वे इसमें गुणवत्ता युक्त उपज लेने के लिए जैविक विधि अपनाएं। उर्वरकों में जैविक खाद, रोग उपचार के लिए जैविक रोगनाशी और कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का ही प्रयोग करें। पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, घर से सटे हुए खाली जमीन पर वैसी फसलों की खेती करना जिससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। जब पौष्टिकता और बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर किसी फसल की खेती करनी होगी तो रासायनिक खेती से परहेज करना होगा और जैविक खेती करना होगा। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि जैविक विधि के तहत ही पोषण वाटिका तैयार करें। आज के समय में किचन गार्डन की महत्ता इसलिए है कि हम लोग जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक कीटनाशी है, उनसे दूर जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो है कोशिश यही होगी कि जो मतलब जैविक खाद का प्रयोग करें, घर से जो निकले हुए हमारे अवशेष है उससे बने हुए करें, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें, न्यूनतम जो है रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करें। राज्य के जो किसान पत्ता गोभी की पिछात खेती करना चाहते हैं, वे दिसंबर महीने में ही फसल लगाने का काम पूरा कर लें। पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेट ड्रम हेड या सब्याय कैबेज लगाएं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछात पत्ता गोभी से ज्यादा उपज लेने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेट ड्रम हेड या सव्याय कैबेज लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में शुरुआती दौर में ही हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। यह पत्ता गोभी का पौधा लगाने के बाद 18 से 25 दिन के बीच 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी यदि हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विराम के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आपने अजोला का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम लोग हरा खाद भी कहते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये पशुओं के लिए एक सस्ता और पौष्टिक पूरक आहार के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसका उत्पादन किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें अजोला का उत्पादन। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अजोला के बारे में। खास करके जो पशुओं का चारा होता है उसमें सप्लीमेंट के तौर पे उपयोग होता है और इससे जानवरों को कई तरह के फ़ायदे भी होते हैं। और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं ये आज हम जानेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। सर, जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे अजोला पे। अजोला के बारे में जानते हैं कि जानवरों के लिए काफ़ी पौष्टिक जो है सप्लीमेंट के तौर पर है। लेकिन अगर बात करेंगे कि किस रूप में जानवरों को इससे फ़ायदा होता है तो पहले तो इसके फ़ायदों के बारे में कुछ बताएँ। अजोला जैसा कि चर्चा बहुत पहले से भी हो रहा है और अजोला एक तरह का पानी में, सिर्फ पानी के सतह पर, उसके लिए मिट्टी नहीं चाहिए। अजोला में जैसे पानी के सतह पर ही तैरते हुए रहता है और ये बाहर से, आसमान से नाइट्रोजन जो है, नत्रजन जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको जैसे ग्रहण करता है और उससे वो अपना विकास करता है। जो दूध होता है, दूध में भी जो है सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और फैट जो वसा है उसको भी ज़रूरत है। प्रोटीन जब तक नहीं रहेगा शरीर में और चारे में तो जो है सो दूध में प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो दूध का उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे अगर हरे घास नहीं मिल रहे हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। और अभी जो मौसम बदलने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है, इस समय धीरे धीरे हरे चारे की कमी हो जाती है। तो हरे चारे की पूर्ति करने के लिए हमारे पास बाकी जितने भी साधन होंगे वो बहुत खर्चीले होंगे और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अजोला ऐसा चीज़ है जो कि कम मेहनत में, कम लागत में, सिर्फ पानी में, हल्का मिट्टी में हम उसको थोड़ा सा खाद वगैरह डाल करके बहुत बढ़िया से उगा सकते हैं। और ये गाय के लिए, जिसको दुधारू पशु कहें, गाय या भैंस जो भी है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी और कामयाब चीज़ है। लेकिन अगर इसको बनाने की, इसके जो आधारभूत संरचना है, किस रूप में किसान भाई इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या इसका आकार प्रकार होना चाहिए? क्या क्या इसमें बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो होनी चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताएं। हम किसान भाइयों के लिए सबसे सस्ते उपाय बताते हैं। कि सस्ते उपाय में क्या है? कुछ नहीं करना है। एक प्लास्टिक जो हम लोग जो ऊपर छज्जा डालने के लिए मंगाते हैं, पतला प्लास्टिक जो पानी से बचने के लिए, उस प्लास्टिक का जो है सो ले लेते हैं लंबा चौड़ा, और 2 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ा जो है सो एक क्यारी नुमा आकार बना लेते हैं मिट्टी का, उस पर फैला देते हैं। तो ध्यान रहे कि कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा होना चाहिए। तो उसके फैला करके क्यारी नुमा बना करके उसमें जैसे थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद, मिट्टी मतलब 5 सेंटीमीटर का मिट्टी होना चाहिए। और उसके बाद प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से
शुरुआत में जो है सो करीब 20 से 50 ग्राम जो है सो जिसको फॉस्फेट खाद किसान लोग जानते हैं, तो किसान भाई उसको हम लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट कहते हैं, उसको फॉस्फेट खाद को डालना है। और चूँकि चारा उगाना है, हम लोग इसमें जैसे धान के हरी खाद के रूप में यूज करते हैं, उसमें जैसे हम गोबर वगैरह डालते हैं। लेकिन चारे में अगर गोबर डाल देंगे तो पशु खाएगा नहीं, वो जैसे उससे हेट हो जाता है, उसके मतलब क्या कहते हैं, उससे उनका महक हो जाता है, अरुचि हो जाती है। तो उसके जगह पर हम क्या कहते हैं, पत्तियों के खाद, जैसे पत्ती का खाद हो गया या खरपतवार जमा करके उसका खाद बनाते हैं। इसके बाद उसमें यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं, ये ध्यान देना है। अपने आप जो है सो वो आसमान से वो प्रोटीन ग्रहण करता है। और गोबर रहित खाद। हाँ, मिट्टी और गोबर रहित खाद डालना है। और SSP जिसको कहते हैं फॉस्फेट खाद, फॉस्फेट तो पहले डाल दिए 20 से 50 ग्राम, बाद में उसको जो है करीब 1.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुरकना है मिट्टी के ऊपर। और दूसरी बात ये भी है कि आप अजोला रखेंगे, अचानक कभी कभी कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़े हो जाते हैं तो क्या करेंगे, कीड़े का दवाई तो नहीं प्रयोग करेंगे। कीड़े के दवाई प्रयोग करने से क्या है कि हमारे पशुओं को हानि होगी, कई तरह के नुकसान हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे कि हम पहले बीज को बचा के रखते हैं। बीज को बचाने के लिए क्या करते हैं कि बीज को उगा करके उसी तरह से जैसे उगाते हैं, उसको थोड़े गहरे बर्तन में उगा लेते हैं और उसको मच्छरदानी के जाली से ढक देते हैं। मच्छरदानी के ढकने से क्या होगा कि उसमें बाहर से तितलियां नहीं प्रवेश करेंगी, कीड़े मकोड़े प्रवेश नहीं करेंगे और वो कीड़ा खाएगा नहीं और बीमारी नहीं होंगी। वो हमें हमेशा मतलब जब तक चाहे वो सुरक्षित रहेगा और आपके पास बचा हुआ रहेगा। उसी से निकाल के आप जो है सो अगर बाई चांस कीड़ा हो गया तो उस जगह पर फिर इसको नया तैयार कर सकते हैं। एक सर अभी आजकल वर्टिकल भी चल रहा है कि छोटे छोटे ट्रे में भी अजोला का उत्पादन किया जा रहा है, या फिर 1-2 लेयर करके जो है कर रहे हैं, वो कितना इकोनॉमिकल है? एक के बाद एक लेयर जो बनाना है ना, वो ज़्यादा खर्चीला पड़ जाएगा किसान भाइयों के लिए, कि क्षेत्रफल की कमी नहीं है किसान भाइयों के पास। उसमें अगर एक के बाद एक करेंगे तो उसमें आपको मेटल जो होता है धातु का, जैसे हो गया लोहे वोहे का जो है सो बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। दूसरा है कि अजोला के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक के बाद एक बनाएंगे तो धूप नहीं मिलेगा। तो उत्पादन बढ़ाना है तो जगह की कमी नहीं है, हम क्यों खर्च करेंगे। यानी जिनके पास में जगह है वो मल्टीपल यूनिट बना ले, गाय की संख्या के हिसाब से उनको जितना फीड देना है उसके अनुपात के हिसाब से, उसके अनुपात से वो कम लागत वाले बनेंगे। तो सर चलते चलते हमारे किसान भाइयों को एक और आप बात बता दें कि अगर वो अजोला का उत्पादन करते हैं, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, प्रोटीन की मात्रा, सावधानी क्या बरतें अजोला उत्पादन में? सावधानी बरतने के लिए तो पहले बीच में हम बता दिए, जैसे कीड़े वगैरह, कीड़े के लिए जैसे अपना बीज को भंडारण कर लें, मतलब जैसे एक सेफ स्टोर करें। हाँ, सेफ स्टोर करें बर्तन में जाली लगा करके। दूसरा क्या करें कि उसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चारे के लिए कर रहा है। तीसरा क्या है कि हम गोबर वगैरह का खाद नहीं डालेंगे, हम पत्ती उत्ती का खाद डालेंगे, या जो खली, हाँ, या खली वगैरह है उसका प्रयोग करेंगे। और SSP जिसको करते हैं, जितना मात्रा बताया गया है उतना ज़रूर करना है, क्योंकि उसके बगैर जो है सो लाल बदल जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। उसमें एंथोसाइनिन एक रसायन होता है जो पशुओं के लिए जो है सो हानिकारक है, मतलब उसका ग्रोथ में रुकावट हो जाता है। सर ने कहा है उसको पूरे एहतियात से आप ज़रूर अमल में लाएं। और सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, अजोला उत्पादन पे इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस रूप से ये उनके दुधारू पशुओं को फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप लोग मौसम के अनुसार सब्जी की फसल तो लेते ही रहते हैं। कौन से मौसम में कौन सी सब्जी की फसल आपको लेनी है ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर बेमौसमी सब्जी की फसल ली जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसे सब्जियों की मांग बाजार में बहुत होती है। तो आइए जानते हैं बेमौसमी सब्जियों की फसल कैसे ली जा सकती है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं उसके लाभ के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आज का विषय लिया है बेमौसमी सब्जी उत्पादन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बेमौसमी सब्जी होती क्या है और इसका उत्पादन कैसे हमारे किसान भाई करेंगे।
देखिए किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सब्जी के ज़्यादातर फसल हैं जो सालों भर होते हैं। तो जब सालों भर के प्रभेद उपलब्ध हैं, सालों भर होते हैं, तो आप बेमौसमी बहुत कुछ सब्जियों के लिए हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे खीरा आम तौर पर दिसंबर जनवरी में नहीं निकलता है। दिसंबर जनवरी में अगर हम खीरा निकाल लेते हैं तो ये बेमौसमी हो गया। और जैसे पहले फूलगोभी नहीं होता था, लेकिन अब तो किसान के ओपन खेत में भी सालों भर होने लगा, वो बेमौसमी है। जैसे आपकी बात करें फूलगोभी, बंदा गोभी, ये जाड़े का फसल है, लेकिन अब राउंड देयर होता है। टमाटर, बैगन तो सालों भर होता ही है। अब हम लोग बात करें कि बेमौसमी होता क्या है। जैसे जिस फसल का जो मुख्य सीजन है, जैसे मैंने खीरा का ही नाम लिया, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, खीरा, ये सब है या तो गर्मी में होता है या बरसात में होता है। अगर इसकी खेती हम जाड़े में कर ले, जाड़े में इसका उत्पादन होने लगे, तो ये बेमौसमी हो गया। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि फूलगोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली, ये सारे जाड़े के फसल है। लेकिन अगर इसकी खेती हम गर्मी में कर लेते हैं, बरसात में कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह की बेमौसमी है। और ये बेमौसमी खेती खुले मैदान में भी, खुले खेतों में भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खीरा की बात करें, खीरा जो पार्थेनोकार्पिक खीरा है, वो सिर्फ पॉली हाउस में हो सकता है जाड़े के मौसम में। अदरवाइज जाड़े के मौसम में ये खुले जगह पे नहीं होता है। तो ये बेमौसमी संरक्षित रूप में इसकी हम खेती कर सकते हैं। किसान भाई को बताएं कि कैसे वो बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकेगा। बिल्कुल, चूँकि जब बेमौसमी खेती होती है उस समय आम तौर पर काफ़ी कम उत्पादन होता है, काफ़ी कम किसान लोग इसकी उत्पादन कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बाज़ार में इसका मूल्य अधिक होता है, लाभ तो अधिक मिलेगा ही। थोड़ा उत्पादन कम होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा, क्योंकि कीड़े, बीमारी और दूसरे तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुरू में तो जर्मिनेशन की समस्या आएगी, उसके लिए हमें नेट हाउस, पॉली हाउस या लो टनल, पॉली टनल की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात की बाद में भी हमें कीड़े बीमारी के लिए अधिक दवाएं देनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ सकता है। तो अधिक लागत भी आएगा तो अधिक मूल्य मिलेगा। अब क्या है कि जैसे हम आगात में ले लेते हैं, जैसे आम तौर पर 15 मार्च के बाद गर्मा फसल आ जाता है सब्जियों का, कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा गर्मा फसल की बुआई। तो ये आमतौर पर किसान फरवरी के पहले हफ्ते या 15 जनवरी के बाद ही बुआई कर पाते हैं, जिसमें लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, उसके अलावे तरबूज, खरबूज, इस तरह की चीज़ें हैं, भिंडी है, बोदी है। इस तरह की चीज़ों का गर्मी में जो तो हमारे किसान भाई गर्मा सब्जी करते हैं, तो आमतौर पर 15 जनवरी के बाद या फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी बुआई करते हैं। तब जाके वो 15 मार्च के बाद या लास्ट मार्च या अप्रैल में इसका उत्पादन आ पाता है। तो ये मुख्य फसल हो जाता है। जितना पहले हमारे किसान भाई बुआई करेंगे उतना आगात होगा। वो एक तरह से बेमौसमी की बात हम कर सकते हैं, आगात फसल की बात कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में हमारे किसान भाई बुआई करना चाहेंगे, तो या तो वो पोर्ट्रेज में, पॉली हाउस, नेट हाउस के अंदर सीडलिंग को रेज करके, बिचड़ा उगा के फिर मुख्य खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करें। और इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला का आमतौर पर डायरेक्ट बुआई की जाती है, लेकिन पोर्ट्रेज में अगर हमारे किसान भाई इसकी बिचड़ा उगाएंगे तो इसको बिचड़ा उगा के मुख्य खेत में रोपाई कर सकते हैं, टमाटर, बैगन की तरह। ये संभव है और पॉली हाउस में इसी तरह से करते हैं। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है किसान भाइयों कि आप लो टनल, हम लोग कहते हैं, जो 1.5-2 फीट का प्लास्टिक का एक टनल बना देते हैं, लंबा बेड बना दिए और उसी में बीज की बुआई कर दिए, और प्लास्टिक का 1.5-2 फीट ऊंचाई का एक छड़ का या बांस का मेहराब जैसा बना के और लंबा टनल बना देते हैं, उसको हम लोग लो टनल कहते हैं। और उसमें बीज की बुआई करते हैं, किनारा का खोलते हैं, उससे पानी देते रहते हैं। 1 महीने तक हम लोग ऐसे ही रखते हैं, आसानी से जर्मिनेशन हो जाता है। जब लतर फैलने लगता है, फूल की अवस्था आने लगती है, तब हम लो टनल को हटा देते हैं। और फिर तब तक वातावरण में गर्मी भी आ जाती है, फरवरी का महीना आ जाता है, तो फिर उसके बाद आगात फसल आराम से निकल जाता है। और मार्च के पहले हफ्ते में ही खीरा, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला या तरबूज मिलना शुरू हो सकता है। ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका ऑफ सीजन का है कि हम पॉली हाउस में इसकी खेती करें। जैसे मैं थोड़ा देर पहले चर्चा किसान भाइयों मैंने किया कि पॉली हाउस में दिसंबर जनवरी में भी पार्थेनोकार्पिक खीरा का हम खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। झारखंड में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा चुकी है, वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जा चुका है। मैंने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी इसका किया है और बहुत अच्छा इसके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के हमारे इस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी इसकी खेती हुई है। आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो किन किन सावधानियों का और कैसे वो तरीका अपनाएंगे कि उनको कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले? बिल्कुल, पहले हमारे किसान भाई ये देखेंगे कि किन किन सब्जियों की हम बेमौसमी कर सकते हैं। पहले तो सब्जी का चयन करेंगे, उस बाद उस सब्जी में भी उस आगात या बेमौसमी के लिए उसके प्रभेद अलग होते हैं। जैसे हम लोग फूलगोभी की ही एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, अगर बरसात में या गर्मी में करना चाहते हैं तो इसके लिए जो अलग वेराइटी है
बरसात के लिए उपयुक्त है उसी को हम करेंगे। ऐसा नहीं कि स्नोबॉल टाइप दिसंबर में फूल आने वाला का कर लेंगे, अगर इसे लगा देंगे तो फिर वो फूल आएगा ही नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो प्रभेद का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मौसम के लिए, ऑफ सीजन के लिए, बेमौसमी के लिए वो वैरायटी उपयुक्त होना चाहिए। अब हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में जा रहे हैं कि ज़्यादातर सब्जियों के ऑफ सीजन या आगात या लेट कल्टीवेशन के लिए प्रभेद उपयुक्त होने लगे हैं। जब हम लोग अनुसंधान करते हैं, कोई नई प्रभेद निकालते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो ये देखते हैं मुख्य सीजन में देखते हैं, फिर उसको आगात देखते हैं, लेट देखते हैं, दूसरे मौसम में हो सकता है कि नहीं, इसकी भी टेस्टिंग करती है। और जब हम लोग 100-50 वैरायटी लेकर टेस्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि जिस मौसम में उपयुक्त होता है उसी मौसम के लिए उसको अनुशंसित किया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जी को खेती कर रहे हैं तो इसमें क्या उनको डर रहता है कि कभी हमारे फसलों में नुकसान हो सकता है, तो इसके बचाव के लिए क्या तरीका वो अपनाएंगे? देखिए, जब भी आप बेमौसमी खेती कर रहे हैं तो पहले उस खेती का थोड़ा इतिहास जानना ज़रूरी है कि अगर इससे पहले कोई बेमौसमी खेती किया है आपके इलाके में तो क्या समस्याएं आई हैं। तो उस आधार पे आप अपने को पहले से सचेत रखेंगे और उसके लिए जो भी दवा की ज़रूरत है, जो सावधानी की ज़रूरत है, वो आप कर लेंगे। जैसे बरसात में आप कर रहे हैं तो आमतौर पर जल जमाव की वजह से नुकसान होता है, तो जल निकासी का व्यवस्था कर लेंगे। ऐसे खेत का चयन करेंगे जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, ये सावधानी बरतेंगे। दूसरा, कीड़े बीमारी का दवा, अचानक बीमारी लग गया तब दवा खोजने जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो थोड़ी मात्रा दवा का, जो कीड़े का या बीमारी का, आप पहले से लेके रख लेंगे। ये चीज़ें हुई। दूसरा कि अगर ऐसा सब्जी आप बेमौसमी कर रहे हैं जहाँ पहले आपके इलाके में कोई किसान नहीं किया है, तो आप दूसरे इलाके का किसान किए हैं, उनको क्या समस्याएं आई थी, ये आप थोड़ा सा उनसे अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो आपकी समस्याएं कम होंगी और आप अधिक सफल होंगे, बेमौसमी सब्जी की लाभ ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने कौन कौन सी सब्जी हम लोग बेमौसमी उत्पन्न कर सकते हैं और कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।